तो 11th की फिजिक्स का हम आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन अगर आपको हम दें, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, यूनिट डायमेंशन। अब जैसे मैंने कल बोला था ना कि चार्ज की डायमेंशन a इंटू टी था, ऐसे ही मास की डायमेंशन m होता है ना। इसको हम लिखते कैसे हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट मतलब सिंपल हो गया, मास की यूनिट केजी है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। तो ये हम लोग जो है कहां पर देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में। उसके बाद जो है हमारा आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जिसमें हम लोग जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, मोशन इन 1D। 1D मतलब वन डायमेंशनल। जैसे गाड़ी चल रही ना, रोड में चल रही है, एक ही एक्सिस तो है, वन डायमेंशन हो गया। अगर मैं इसको ऊपर को फेंकूंगा तो ये वाई एक्सिस में जा रहा है, ये एक्स हो गया, ये ऊपर को वाई हो गया ना, तो एक ही एक्सिस में तो जा रहा है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो गया। हालांकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि भाई मैं इसको यहां से अगर छोड़ूंगा ही नीचे को आ जाएगा। कहीं ना कहीं ग्रेविटी का रोल है तो वन डायमेंशन, है ना। तो चाहे बॉल को तुम ऊपर को फेंकोगे, चाहे कोई गाड़ी कोई बॉल को रोल कराओगे जमीन पे, वो वन डायमेंशन के अंदर आएगा, है ना। तो चैप्टर बड़ा आसान है, ये यूनिट एंड डायमेंशन के बाद आएगा। इसमें आप लोगों ने 9th क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। पहला पढ़ा था v = u + at, तो 11th में आके फिर भी जो है ये v = u + at ही रहेगा। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, याद है, s = ut + ½ at² था नहीं था। और लास्ट थी v² = u² + 2as। देख लो भाई, यही चीजें हमने यहां पर भी पढ़नी है। इसके डेरिवेशन आपने करा होगा वहां पे, ग्राफ की सहायता से प्रूफ किया था। ग्राफ से हमने इसको प्रूफ किया होगा, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। पहले वाला हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। और दूसरे में हम लोग एरिया निकालते हैं, ग्राफ में ट्राइंगल और रेक्टेंगल बनते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। और तीसरे वाले में ट्रेपेजियम के एरिया से हमने निकाला था ना, इसको प्रूफ किया था 9th क्लास में। यहां पर भी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हाँ, लेकिन अब इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक गाड़ी है, वो इनिशियल स्पीड कुछ और थी उसकी, 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, या वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स यहां पर पूछे जाते हैं और उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मोशन इन 1D वही है जो हम लोगों ने कहां पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। अब इसके अंदर अगला है मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब अब ये अलग चीज आ गई ना। मतलब ये वाला पॉइंट जो है 11th में नई चीज आ गई है। मोशन इन 2D मतलब अब न गाड़ी या बॉल एक्स एक्सिस में जा रहा है और ना ही वाई एक्सिस में जा रहा है। कहां जा रहा है फिर, सर दोनों एक्सिस के बीच में जा रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कैसे हो सकता है बताओ, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया सर, ये मेरा सर वाई एक्सिस हो गया, और अब मेरा ये क्या बन चुका है, प्लेन बन चुका है। क्या बन चुका है, प्लेन। जहां पर 2 एक्सिस मिल जाते हो प्लेन है। जहां पर जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड है, प्लेन है ना, क्यों, इसमें सर लंबाई प्लस चौड़ाई है, ब्रेथ भी है अभी तो, लेकिन हैबिट 2D मान लो इसको, है ना। लेंथ और ब्रेथ एक प्लेन है। मतलब किसी प्लेन को बनाने के लिए कम से कम कितने एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए, एक्स वाई, वाई जेड समथिंग। अब हमने क्या करना है, हमने अब एक बॉल को, सपोज एक बॉल को फेंका, कुछ इस तरीके से फेंका तो बॉल ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना,
अरे एक बॉल को मैंने यहां से फेंका, फिर यहां गया, फिर जमीन में भी तो आएगा। अगर मैं किसी बॉल को ऐसे फेंकूंगा तो वो कुछ इस तरीके से कवर करेगा नहीं अपने पाथ को। अब मुझे बताओ, क्या मैंने इसको एक्स में फेंका? नहीं फेंका है। क्या मैंने इसको वाई एक्सिस में फेंका? नहीं फेंका है। ये दोनों जगह जा रहा है। जा रहा है बताओ। ये एक्स में भी जा रहा है। कैसे पता चला? देखो, जब ये बॉल यहां गया होगा ना, तो ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये कहां भी जा रहा है? अरे वाई एक्सिस में भी तो जा रहा है। ये इतना ऊपर चले गया और इतना इधर चले गया है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भाई लोगों दोनों जगह जा रहा है। तो टू डायमेंशनल हो गया, नहीं हो गया? टू डायमेंशनल मोशन इसी को बोलते हैं बेटा। और ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं इसको? अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फिजिक्स का, है नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस बॉल को फेंक रहे हैं ना, उसका नाम प्रोजेक्टाइल है। क्या है? प्रोजेक्टाइल है ना। इस तरीके से मोशन हो रहा है। पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैराबोला। आपने देखा होगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा ग्राफ अगर कहीं बन जाए तो ये कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला होगा। बात समझ में आई नहीं आई? इसकी इक्वेशन होती है सर, क्या पूछता है कि बॉल कितने टाइम पे यहां से लेके यहां पहुंचा, जो भी। अब बॉल को क्या बोला? प्रोजेक्टाइल बोला। ये प्रोजेक्टाइल इनिशियल से फाइनल में जब आया तो कितना टाइम लगा, और अब आपको बताइए कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको रेंज बोलते हैं। यहां पे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं सर यार। और कहीं ना कहीं अपनी सबसे मैक्सिमम हाइट भी तो गया है। अब बॉल पहले यहां पे था, पहले और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, उसकी एनर्जी कम होते गई, उसके बाद फिर नीचे को आ गया, दोबारा जमीन पर आ गया ना कभी तो मैक्सिमम हाइट गया होगा ना। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी आता है। ठीक है, बहुत चीजें सरल चीजें हैं। फिजिक्स को आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे 11th की फिजिक्स को, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और सब कुछ नया होगा आपके लिए। बहुत मतलब सब कुछ, मतलब 80% आपका नया होगा, है ना। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और अपने दिमाग को दौड़ाना है। खाली यहीं पर नहीं रहना है। ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया, ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन मैंने याद कर दी, काम बन जाएगा। नहीं, ये यूज कहां पर हो रहे हैं, इनका एप्लीकेशन कहां है, आपको अपने दिमाग को दौड़ाना है। जितना विजुअलाइजेशन पावर होता है ना, विजुअलाइजेशन। मैंने बोला एक बॉल को मैंने फेंका हवा में, 2D मोशन कर रहा है, तो समझ लेना बॉल कुछ इस तरीके से गया होगा, 2D मोशन करेगा। और जिस बॉल को फेंकूंगा उसका नाम शायद सर ने जो है ना प्रोजेक्टाइल बताया था, प्रोजेक्टाइल। और सर ने एक चीज और बताई थी कि वो उसका पाथ जो है वो कर्व वाला होगा, कर्व जैसा पाथ होगा, उसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोला सर ने? पैराबोला बोला। सिंपल है यार, बट आपको दिमाग को दौड़ाना है, विजुअलाइजेशन करना है, टेंशन नहीं लेना है। आज पढ़ाऊंगा ना ये चीजें, अगले दिन भी पढ़ाऊंगा, अगले दिन भी पढ़ाऊंगा और पढ़ाते रहूंगा, तो कभी ना कभी चीज तो समझ में आ ही जाएगी। तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या आएगा? 2 चैप्टर आते हैं, एक यूनिट है, एक मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। ठीक है, ये आसान कैटेगरी में आते हैं, आसान सवालों में आते हैं, है नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक बंदे ने यहां से एक पत्थर फेंका और एक घर था, बीच में दीवार थी या घर था और एक खिड़की भी थी, कांच तोड़ के बॉल वहां से चला गया, फिर नीचे भी तो गिरा होगा कहीं जाके। कैसा पाथ हो रहा है बताओ? पैराबोला। हो रहा नहीं हो रहा है? भाई पत्थर फेंका होगा तो ऐसा तो नहीं कि वो उड़ गया है, ऐसा नहीं है। तो जब खिड़की से गया होगा तो नीचे भी तो आया होगा, तो ऐसे ही तो पाथ बना होगा, नहीं होगा? बताओ, ऐसे ही तो पाथ बना होगा ना। सिंपल है, पैराबोला। क्या पूछता है पता है? बताओ पत्थर कितना ऊपर गया? सर मैक्सिमम हाइट, यही तो पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है इसका, हम बताएंगे आपको। और पूछता है बताइए कि वो कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरा होगा, दीवार से या इधर से, निकाल सकते हैं सर, इक्वेशन है इसके भी। और पूछता है कि यहां से वहां जाने में मेरे प्यारे बच्चों कितना टाइम लगता है। सिंपल है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
टाइम ऑफ फ्लाइट, है नहीं? टर्मिनोलॉजी को समझना है, चीजें आसान है, लेकिन मेहनत आपको फिजिक्स में बहुत करनी है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मेहनत करनी तभी तो मजा आएगा। कोई चीज अगर चैलेंजिंग होती है ना तो उसको करने में मजा आता है, वो आपके फिजिक्स है, बात खत्म। और हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है? अब ये रहा आपका काइनेमेटिक्स, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ये 5वां चैप्टर कहलाता था पहले, है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा सर। मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है नहीं? सिंपल चीजें हैं। इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है सर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे बोलते हैं, ठीक है? ये चीजें हैं। फिर इसमें फ्रिक्शन भी आता है नहीं? सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फ्रिक्शन को भी पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसका। अब तुमने 9th क्लास में जिक्र तो किया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, है नहीं? ये यहां पर काम आता है फ्रिक्शन में। तो ये भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने न्यूटन्स के 3 नियम पढ़े हैं, मुझे इनर्शिया पता है ना, इनएबिलिटी टू डू एनी वर्क बाय इटसेल्फ, है नहीं? इनर्शिया, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो उसका हमेशा अपोज करेगा। ऐसे इनर्शिया मोशन है भाई, अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी ये चाहते कि चलता ही रहे। ब्रेक लगाएंगे तो आप मोशन में जाएंगे तो आगे को आपकी बॉडी जाएगी, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, है नहीं? है। और अगर जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में बॉडी चाहती वहीं जाए। डायरेक्शन चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है इधर उधर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना? अगर ये चीजें हमने पहले पढ़ी होती है ना तो क्लास में और मजा आता है और इंटरेस्ट के साथ चीजें समझ में आती है, ठीक है? चीजें आसान है। हम लोगों ने थ्योरी तो आ जाती है समझ में, थ्योरी हो गया, डेरिवेशंस हो गए। डेरिवेशन का मतलब समझते हो ना, प्रूव करना, फॉर्मूले को हमने प्रूव करना है। वो तो चीजें आ जाती है प्रैक्टिस से, रट दिया उनको चीजें, वो काम की नहीं है। काम के क्या होंगी? न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। फिजिक्स में न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चा वहीं पर जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि थ्योरी तो याद कर लेगा ना। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज फ्रिक्शन। अब इसको तो हम 1-2 बार याद कर ही सकते हैं ना, याद भी हो जाएंगे, भूल जाएंगे, दोबारा याद कर लेंगे। बट न्यूमेरिकल ऐसे अचानक से नहीं आएगा, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये चीजें हम लोगों ने अपने माइंड में रख लेनी है कि हम लोगों ने फिजिक्स पढ़नी तो कॉन्सेप्ट वाले वाइज पढ़ दिए, नहीं तो नहीं पढ़ना है, बात खत्म है। ये चैप्टर बड़ा आसान रहेगा। उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है? ये चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। वर्क क्या होता है? काम सर, है ना? एनर्जी क्या होती है? काम सर, एक ही तो है दोनों। कैपेसिटी टू डू वर्क, दिस इज नोन एज एनर्जी, है ना? और पावर आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और फिर आपने इसमें पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम 9th क्लास में। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? जैसे मान लो एक बुलेट गन है, गन से बुलेट निकला, सामने एक ब्लॉक है, ब्लॉक में गोली गई, कुछ सेंटीमीटर अंदर गई, पूछता कितना वर्क डन हुआ? सर वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना? वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दो। यह पूछता है कितना मीटर अंदर गया, कितना फोर्स लगा दीवार। अब आपको पता है एक्शन रिएक्शन लॉ तो पता ही है ना, जितना तेज मैं दीवार पर मारूंगा उतना ही दीवार मेरे हाथों में मारेगा। ऐसे उसका भी तो है,
जितना गोली बंदूक से गोली निकली दीवार को भेजेगा, दीवार भी तो गोली पर फोर्स लगाएगा ना, इधर को पूछता कितना फोर्स लगाया। यही के तो एप्लीकेशन है। तो शुरू के आपके 5-6 चैप्टर तो आपके 9th क्लास के ही जैसे हैं। आप बोलेंगे सर शुरू में आप क्या बता रहे हो, मैं आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट अप कर रहा हूं ताकि जो है चीजें आपको समझ में आएंगी। एक होता है ना मेंटली, अगर आप बैठ रहे हैं क्लास में तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपने अगर पहले ठान लिया, किसी कोई बच्चा जिसको मैथ्स नहीं मिलती है या कॉमर्स मिलो वो मैथ्स में आएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जिसको मैथ्स नहीं मिलती है वो बायो में आ जाते हैं। किन्हीं बच्चों को फिजिक्स बहुत टफ लगती है नहीं है, वो खाली क्लास में बैठते हैं। उनको अगर चीजें अगर क्लियर कर दी जाए ना तो चीजें आसान हो जाती हैं उसके बाद। ठीक है बेटा, ये चीजें अभी तक तो आसान है ना सब 6 चैप्टर तक, लेकिन इसके बाद जो है आपका रोटेशन वाला चैप्टर आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। जैसे पंखा घूम रहा है ना, जैसे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं ना तो गाड़ी की स्पीड होगी नहीं होगी, उसको लीनियर स्पीड बोलेंगे, या उसके पास वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी। लीनियर कहां यूज करूंगा टर्म बताओ, लीनियर टर्म कहां यूज करूंगा, जब मैं 1D मोशन कर रहा हूंगा, और जब मैं सर्कुलर करूंगा ना तो वहां एंगुलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगुलर। तो पंखे के पास एंगुलर स्पीड है, क्या लीनियर स्पीड है, नहीं। पंखे के पास कौन सी स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। तो जब कोई बॉडी अपनी फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है तो वहां पर एंगुलर टर्म लगता है एज कंपेयर इंस्टीड ऑफ लीनियर, है ना। ये चीजें हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। और अभी तक मैंने जितने चैप्टर बताए ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। नहीं, इंपॉर्टेंट किस सेंस में सर, अरे वो स्कूलों के पेपर के सेंस में नहीं है, वहां तो हम नंबर ला रहे हैं और हमें तो आका भी नंबरों से ही जाता है ना। आपकी परीक्षा इसलिए तब है जब आप कंपटीशन एग्जाम निकालेंगे, कंपटीशन बायो वाला नीट निकाले या कुछ MNS निकाले, मैथ्स वाला NDA CDS या JEE मेंस निकाले, मेरा उस सेंस में बात है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन से यहां से अप्रोक्स 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो 3 सवाल बहुत होते हैं, और हर ऊपर से एक सवाल जो है आपके कंपटीशन में आता है। यहां से जितने भी चैप्टर थे ऊपर को, है ना। JEE मेंस में तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन और 25 चैप्टर भी है टोटल लगभग, है ना, 11th एंड 12th मिला के। सिस्टम एंड पार्टिकल रोटेशन। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम हो जाएगा ग्रेविटेशन। क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन हो जाएगा, ग्रेविटेशन। अब आपने पता ग्रेविटी है यार, ग्रेविटी है, हर चीज दुनिया, हर चीज अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड फिनोमिना इज नोन एज ग्रेविटेशन। 2 मास बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसका नाम ग्रेविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। पढ़ा है ना आपने, पढ़ा होगा ग्रेविटी जो है अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी पढ़ा होगा जैसे जैसे मैं यहां से लेके मून पे जाऊंगा तो ग्रेविटी कितनी हो जाती है, 1/6 हो जाती है। पढ़ा है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा यार। मतलब आपका वेट समथिंग x है, यहां पे x न्यूटन आपका वेट है, तो मून पे जाके कितना हो जाएगा, x/6। कितना हो जाएगा, x/6 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी 1/6 टाइम हो जाती है। और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। यह आपने कहां पर रखा है, 9th में, और यही आप यहां भी पढ़ेंगे 11th क्लास में भी। और जैसे मान लो मैंने ठान लिया मुझे गड्ढा खोदना है जमीन पे, अगर मैं जमीन पे गड्ढा खोदते खोदते जाऊंगा, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया, अर्थ का रेडियस पता है कितना है 6400 किलोमीटर। कितना रहेगा, 6400 किलोमीटर। अगर मैं 6400 किलोमीटर नीचे पहुंच गया, कहां पहुंच जाऊंगा,
सेंटर पे कहां पहुंच जाऊंगा, सेंटर पे, सेंटर पहुंचूंगा, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो, कितनी होगी, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, आप जहां पर भी खड़े हैं वहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से दूर जाओगे ऊपर को तब भी ग्रेविटी घटेगी, और जैसे ही आप डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में गड्ढा खोद के डेप्थ में जाओगे, अर्थ के डेप्थ में जाओगे, तब भी ग्रेविटी कम होगी, और एक टाइम पे सेंटर पे जब पहुंचोगे ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यह आपने कहां पढ़ा था, 9th में पढ़ा था भाई। यही चीजें हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे। अब बच्चों को फिजिक्स जो है टफ लग जाती है, क्योंकि कोई बोलता है नहीं भाई आसान है, समझ में आया नहीं है, इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं आपको फिजिक्स का। फिर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि स्मॉल जी जो है ऊपर को जाते समय घट रहा है और नीचे जाते समय भी घट रहा है सरफेस से। अगर हम डेप्थ की तरफ जाएंगे तब भी ग्रेविटी घटेगी, और अगर सरफेस से ऊपर को जाऊंगा तब भी ग्रेविटी घटेगी। अरे भैया 11th में इसका प्रूफ है, हम लोगों ने प्रूफ करना है उसके बाद, है ना, ये चीज है। आपने नाम सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh होती है, सुना नहीं सुना, लेकिन ये नहीं होती है। एक्चुअल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का mgh नहीं होता है, ये तो माना गया है सपोज करके, सपोज इसका फॉर्मूला कुछ और होता है, 1 mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r होता है। एक्चुअल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का कितना होगा, mgh इंटू 1 प्लस h बाई r है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे सरफेस, ये मान लो अर्थ है, मान लो, अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास m है, तो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, mgh होता है ना। लेकिन यहां देखो फॉर्मूला नीचे भी तो है 1 प्लस h बाय r, r क्या हो गया, अर्थ रेडियस है। अब बताओ अर्थ रेडियस के कंपैरिजन में ये हाइट तो बहुत कम है ना, नहीं है, बताओ, ये तो 1 मीटर मान लो। अब ये 1 मीटर ऊपर और नीचे 64 किलोमीटर, ये लगभग लगभग कितना आने वाला है, नेगलेक्ट तो हो जाएगा, जीरो ही तो होगा लगभग लगभग, ये होगा नहीं होगा, दिक्कत है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, mgh ही आ जाएगा। इसलिए mgh बताते हैं स्कूल वाले, मतलब ये कहीं भी वाले, मतलब तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं कहां पे, 11th क्लास में, कोई टफ नहीं है। अभी तक सिर्फ ये चैप्टर ऐसा था मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन चीजें सुनी है। एंगुलर है ना, कोलिजन टकराना, बॉडी का टकराना पढ़ा ना, एक बॉल जो है दूसरे बॉल से टकराया, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक बॉल दूसरे बॉल से टकराएगा तो पूछता है कि टकराने के बाद दोनों की बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल है यार, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, समझ में आया नहीं है। तो ये चीजें हैं। ग्रेविटेशन, उसके बाद हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है सर, अरे पहले तो अच्छा आजकल भी है बोयेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये पहले कुछ समय पहले तक था लेकिन अभी हट गया है। आर्किमिडीज तो हटा, लेकिन बोयेंसी वगैरह वगैरह है। तो ये जो चीजें ना, जो टर्म पढ़ते हैं 9th क्लास में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर 2 पार्ट है इसके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, है नहीं है। अब देखिए ध्यान समझना, एक मेरे पास पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है। हम क्या करते हैं, जब हम पानी गाड़ी वाड़ी धोते हैं तो यहां से इसको आधा बंद कर देते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, अरे पानी की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती है। अरे फिजिक्स लग रही है यार, यहां पढ़ते हैं इसको, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जहां एरिया कम है ना वहां पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। घर जाके देखना, ये इतना बड़ा एरिया था इसका, पहले पानी की स्पीड देखना यहीं तक आ रहा है। जब हम इसको एरिया को कम कर देंगे, अपने हाथ से नहीं करते पाइप में, फिर दूर तक पानी जाता है, तो एरिया कम कर दिया है, एरिया कम कर दिया, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इस पूरे फिजिक्स को हम लोग यहां पढ़ते हैं, आसान है नहीं है, इधर पढ़ा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जहां एरिया कम वहां
पानी की स्पीड ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां पानी की स्पीड कम। देखते होंगे आप, है नहीं है, डेली लाइफ में यूज है भाई इसका। ठीक, और आपने देखा भी होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर किसी पानी में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्वियसली पता है नीचे को इसमें फोर्स लगेगा mg, है ना। अब यार सर जैसे मैं खड़ा हूं अभी यहां पे, बताओ मेरे पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, मेरे पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ यार। 2। अरे आप लोग बैठे हुए ना, आपके पे 2 फोर्स लग रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मेरे को भी 2 लग रहे हैं। कौन? एक तो नीचे को लगा रहा हूं मैं, फोर्स बाय धीरज सर ऑन अर्थ सरफेस, और दूसरा अर्थ मेरे को ऊपर को भी तो लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, है ना। जितना फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स भाई ऊपर को भी लग रहा है। ऐसे टेबल रखिए यहां पे, इस टेबल में फोर्स नीचे को भी लग रहा है भाई, और उतना ही ऊपर को भी तो लग रहा है, तभी तो बैलेंस है, तभी तो रेस्ट पर है। नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। बॉडी रेस्ट पर है। बात समझ में नहीं है बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एक ऊपर को भी तो फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोला जाता है? अपथ्रस्ट बोला जाता है। अब आर्किमिडीज ने ये बोला, अब यार देखो पानी के अंदर रखा है, अगर कहीं जमीन पे रखा होता तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता, इसके भी तरीके होते हैं। अब ये पानी के अंदर रख दिया। अब इसने ये बताया जो ये अपथ्रस्ट, देखना, जब तक मैंने इस ब्लॉक को इसमें नहीं रखा था तो पानी इतना था, जब मैंने इस ब्लॉक को यहां पर रखा तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, नहीं हो गया? क्यों सर? इतना पानी गायब हो गया होगा ना, इतने पानी में तो ऑब्जेक्ट आ गया, इतना पानी में ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इतना पानी का कुछ ना कुछ तो वेट होता होगा, नहीं होगा? अरे इतने पानी का वेट भी तो होता होगा पहले, अब तो इसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो वही वैल्यू किसकी होती है? अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है। सर जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। गिलास में पानी लेना, आज घर जाके गिलास में पानी लेना, फुल पानी लेना, फुल पानी लिया, हल्का थोड़ा सा एक लकड़ी के थोड़ा सा एक गुटके को उसमें डुबा देना, पानी नीचे गिर जाएगा, है ना। पानी नीचे गिरा, उस पानी का, अब आपको पता है पानी, वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी पे नीचे को वेट लगा रहा है अपना, और पानी भी ऊपर को लगा रहा ना। अब नीचे को कितना लगेगा वो तो पता चल जाएगा, ऊपर को कितना लगेगा, जो पानी नीचे गिरेगा ना उसको इकट्ठा करके उसका वेट निकाल देना, वही तो डिस्प्लेस हुआ है, वही तो डिस्प्लेस हुआ है भाई। ये आर्किमिडीज बताता है, ये आपका सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो ये जो 9th क्लास की चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। 9th क्लास में जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तरीके से, तो वो यहां खेल जाएगा। अभी तक सिर्फ एक चैप्टर आया, कौन सा? रोटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन वाला, बाकी सब आपके घर के चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग के साथ चीजें पढ़नी है तो मजा आ जाएगा। फिर जो है, फिर अगला जो यूनिट आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है हीट। हीट कभी ना कभी आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, कक्षा 7th में, क्लास 7th में टेम्परेचर पढ़ा, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, केल्विन, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, है ना। इसका रिलेशन हम लोग हीट में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? हीट में पढ़ेंगे। हम, आपको यह पता होना चाहिए, जब आप गरम चाय की प्याली है, उसमें अगर चाय है गरम, वो अगर मैं थोड़ी देर तक बाहर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों हुआ? क्यों हुआ ठंडा? बताओ। अगर आपके पास कप है और इस कप में चाय है मेरे प्यारे बच्चों, टी है नहीं है, और आपने इसको कहीं बाहर रख रखा है, और आप कुछ समय बाद देखे गए इसमें से भाई हीट का ट्रांसफर हो गया, और इसका टेम्परेचर किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? सराउंडिंग के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? सराउंडिंग के बराबर। हुआ नहीं हुआ? है नहीं है? थर्मामीटर ला के देखना, कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, जितना भी टाइम बाहर का टेम्परेचर और उस चाय का टेम्परेचर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों?
इक्वल होगा। ये क्या बताता है पता है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट कहां से चले गई है? कब से बाहर चली गई है? क्योंकि यहां ज्यादा गर्म था, यहां टेम्परेचर ज्यादा था, यहां टेम्परेचर सराउंडिंग का कम था। तो हीट तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाएगा, इक्वल ना हो जाएगा। अगर मैं किसी इंसान को अगर मैं टच कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे वो गर्म लग रहा है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब हम दोनों की बॉडी में टेम्परेचर का क्या है, डिफरेंस है। अगर मैं किसी को टच कर रहा हूं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर और मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इक्वल है। इक्वल है, हम इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम है। नहीं है हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, मतलब हायर बॉडी से लोअर बॉडी में ट्रांसफर हुई है। अब देखना, अब हमारे पास जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोका कोला है। नहीं है? अब आपको पता है इसका टेम्परेचर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कम है ना, ठंडा है ना, इसका टेम्परेचर कम होगा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ज्यादा है। और मैंने क्या बताया है, देखिए कोल्ड ड्रिंक ठंडा था और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था। सराउंडिंग से हीट कहां आएगी, कोल्ड ड्रिंक में आएगी, है ना। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है ना। कोल्ड ड्रिंक गर्म होती है ना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उस पर आ गया है नहीं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा था, हीट ट्रांसफर हुई, बॉटल में आई, तब तक बराबर होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना आ जाए, तब तक ट्रांसफर होगा, है ना। देखो इतनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स 11th क्लास की, है ना। और हम अगर ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि फिजिक्स बहुत टफ है, डराते हैं लोग, पहले दिन ही लोग डरा देंगे कहीं भी जाओगे तो, है ना। लेकिन मैंने आपको बोला है ना, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे, विजुअलाइजेशन पावर जिसके पास है ना, विजुअलाइजेशन, मैंने बोला ना भाई कि ये चीज गर्म हो रही है, ये चीज ठंडा हो रहा है, क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर हीट कहीं फ्लो हो रही है तो वहां जरूर 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 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ये होता है विजुअलाइजेशन। हम कितना सोच सकते हैं, फिजिक्स आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, रटने के लिए नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। फिर यहां एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आता है, थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आता है। यहां पर सिस्टम की बात चलती है। सिस्टम, जैसे मेरा कमरा है ना, ये सिस्टम हो गया, मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूं आपको, ये सिस्टम है। अगर मैं कहीं लैब में हूं ना, मैं अगर वहां कोई काम कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वो मेरा सिस्टम है। और उसके बाहर के सब सारी चीज क्या है, सराउंडिंग है। क्या है, सराउंडिंग है। मुझे बताओ, ये जो दीवारें हैं, क्या ये सराउंडिंग को सिस्टम से डिफरेंशिएट कर रही हैं? क्या कर रही हैं यार? सर इसके बाहर सराउंडिंग है और दीवार के अंदर क्या है, सिस्टम है। और जो ये डिफरेंशिएट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम हो जाएगा बाउंड्री। क्या हो जाएगा, बाउंड्री, है ना, बाउंड्री। सिस्टम 3 प्रकार के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मिल्टन की बोतल है, पानी गर्म लेते हैं, गर्म ही होता है, और अगर ठंडा रहेगा तो ठंडा ही रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों सर? क्योंकि वहां से नहीं हीट बाहर जा रही है, मतलब जब भी मैं हीट बोलूंगा तो एनर्जी की बात आएगी। जब नहीं वहां से एनर्जी बाहर जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पानी कम हो रहा है, मतलब मास भी नहीं बदल रहा है सराउंडिंग के साथ, और हीट भी, एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड। कैसा है, आइसोलेटेड। इतने सरल है फिजिक्स। ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम। भाई मैंने जो है दूध गर्म किया फ्राई बीन में, पैन में, है ना, दूध डाला, कुछ देर गैस जलाते गया, क्या हो गया, उड़ गया पूरा, मास भी गायब और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो गया। किसके साथ,
सराउंडिंग के साथ, है नहीं है? कुकर में खाना बना रहा हूं, भात बन गया है, चावल बन गया है, कुछ समय बाद देखना चावल ठंडा हो जाएगा, लेकिन चावल तो अंदर है ही ना, मास तो वही है, लेकिन एनर्जी उड़ गई है। किसके साथ उड़ गई है? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गया है। क्लोज सिस्टम है। क्या है? क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, मास का नहीं होगा। ओपन सिस्टम में क्या होगा? दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा सराउंडिंग के साथ, मास भी उड़ जाएगा और एनर्जी भी उड़ जाएगी। और आइसोलेटेड में किसी का एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए मिल्टन की बोतल में पानी गर्म का गर्म, ठंडा का ठंडा रहता है। अब आप बोलेंगे सर अगले दिन गर्म हो गया, ठंडा हो गया, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है नहीं है? दिक्कत है। तो इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज हम लोग हीट में पढ़ते हैं, और कंपटीशन के लिए हीट में मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 सवाल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कम से कम 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सिंपल सी चीज है। फिर हम एक चैप्टर और होता है इसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस के बारे में पढ़ते हैं। देखो गैस जा रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। देखो तुमने सोच लेना है, अगर गैस है उड़ रहा है, यह सोचना है कि ये उड़ क्यों रहा है। पहला सवाल ये आना चाहिए माइंड में, क्यों उड़ रहा है? सर वेलोसिटी है। सर क्यों उड़ रहा है? सर इसके पास एनर्जी है। अगर वेलोसिटी है उसके पास, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसके बाद पोटेंशियल भी होगी ना कहीं जा रहा है वो। अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। रोटेट कर रहा है तो उसके बाद रोटेशनल एनर्जी भी है। ये चीजें, ये होता है विजुअलाइजेशन पावर। इतनी चीजें सोचने गैस के बारे में, है नहीं है? फिजिक्स इज वेरी इजी। डराते हैं तुम लोगों को, और डराएंगे, पहले बता रहा हूं, है ना? ये चीजें विजुअलाइजेशन के साथ सोचना है, आराम से होगा काम। ठीक है, हीट आएगा, हीट में बहुत बड़ा यूनिट है। फिर उसके बाद ऑसिलेशन आएगा, ऑसिलेशन एंड वेव, 2 चैप्टर है, ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव। सर ये होता क्या है ऑसिलेशन? सर देखो, पेंडुलम को देखा है, अपने फिक्स एक्सिस के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। सर ऑसिलेशन है, सर ऑसिलेशन है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑसिलेशन है सर, है ना? वेव चल रही है, वेव। सर मैं बोल रहा हूं, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, और यह एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल है? मैकेनिकल वेव है। क्यों? सर अगर बीच में पार्टिकल है तो तभी मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आ रही ना। अगर बीच में पार्टिकल ही नहीं होंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नजर आऊंगा, तुम लोगों को आवाज ही नहीं आएगी। तो आवाज कौन लेके आ रहा है तुम्हारे कानों तक? पार्टिकल्स। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी आ रही है, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में आ रही है, तीसरे से चौथे में। अब यार तुम तो मेरे पास में बैठे हो, तो तुम्हारे मेरी आवाज जो है बहुत तेज आ रही है। अब यार कोई बंदा जो है कहीं दूर 100 मीटर दूर बैठा, तो उसके बाद मेरी आवाज कम आएगी नहीं आएगी? क्यों? वहां तक एनर्जी उतनी नहीं पहुंच पा रही है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो एनर्जी लॉस भी तो होगा, एनर्जी लॉस भी होता है। तो लास्ट बच्चे तक पहुंचते पहुंचते उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल पाई, जबकि मैं यहां से इतनी ही वॉल्यूम में बोल रहा हूं। सोचना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है फिजिक्स पढ़ते टाइम। विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ अपनी। 11th क्लास में पहुंच चुके हो आप लोग, 9th 10th 8th में नहीं है, वहां चीजें फिक्स थी, है ना? कोई ज्यादा सोचता नहीं था। यहां जो जितना सोचेगा उतना उसका फायदा होगा, उतनी ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग समझ में आएंगे। टफ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? चीजें सब पढ़ी हुई हैं, यहां और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, और डिटेल में पढ़ेंगे, सब समझ में आता है। मैं हर एक पॉइंट को तुम्हारे डेली लाइफ से रिलेट कर दूंगा, फिजिक्स और आसान बनती जाएगी। हर एक पॉइंट से डेली लाइफ को रिलेट कर देना है, हर एक पॉइंट से। है ही नहीं कुछ इंपोर्टेंट, टफ है ही नहीं, है ना? ट्यूनिंग फॉर्क सुना? ट्यूनिंग फॉर्क ये वाई शेप का जैसा होता है ना, है ना? इसको बजा दें तो टन ऐसी आवाज आती है। वेव बढ़ रहे हैं आगे, वेव्स आगे बढ़ रही हैं। जो यहाँ पार्टिकल है ना वो इधर को जा रहे हैं, मतलब ऐसे करके पार्टिकल ऐसे हो रहे हैं। कंप्रेशन रियरफैक्शन, कंप्रेशन रियरफैक्शन, कंप्रेशन रियरफैक्शन, 9th क्लास में पढ़ा था ना वेव साउंड वाले चैप्टर में।
कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन यहां पढ़ते हैं उसको। ये ट्यूनिंग फॉर करता है। कॉम्प्रेशन मतलब पार्टिकल एक साथ ला दिया, रेयरफैक्शन मतलब पार्टिकल फिर दूर हो गए, कॉम्प्रेशन मतलब फिर पार्टिकल पास आ गए। वो वहीं पर हो रहा है, वहीं पर हो रहा है वो। और हम इसी चीज को वेव के फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों दिखाते हैं। दैट्स एंड ऑफ फिजिक्स। ये 11th क्लास के फिजिक्स है और इसको पढ़ने में बच्चों के बाजे फट जाते हैं। 12th तो आसान है, 12th तो एक दूसरे रिलेटेड है और डेली लाइफ को तो मजा है। चार्ज है, करंट दौड़ रहा है, कैपेसिटर है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंस है, मिरर है। तो ये तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अब सोचेंगे यार सर ये हमने आर्किमिडीज कहीं देखा ही नहीं है, सर इसको पढ़े क्या करेंगे। बच्चे ही माइंड में ही आता है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। और हमारा लक्ष्य स्कूल में पास होना नहीं है। और जिसको भी मैं पढ़ाता हूं मैं तो हमेशा यही बोलता हूं, ठीक है नंबर लाओ स्कूल में, अच्छी बात है ना, लेकिन हमारा प्राइमरी टास्क वो नहीं है। हमारा प्राइमरी टास्क कंपटीशन एग्जाम निकालना है। चाहे वो जेई हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीडीएस तो बाद में आएगा, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो आपका ओलंपियाड का एग्जामिनेशन हो, हम लोगों को वो निकालने हैं। वो फोकस में रखते हुए ये छोटे मोटे एग्जाम तो स्कूल के तो निकल ही जाएंगे, है नहीं। लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो काम सही तरीके से होगा। हमको ये लग रहा है कि यार मुझे मेरे 1 महीने बाद यूटी है स्कूलों के, मेरे को उसके लिए पढ़ना है। क्यों पढ़ रहे हो उसके लिए भाई? इसका मतलब तुम हमेशा यूटी के लिए पढ़ते रहोगे। 1 महीने बाद फिर यूटी आएगा, फिर आएगा। हमने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, ठीक है सर जिस दिन यूटी है 2 दिन 4 दिन पहले रिवीजन करता हूं, नंबर आ ही जाने हैं, है ना। अगला पेपर आएगा यूटी का, ठीक है 2 दिन पहले रिवीजन कर दूंगा, नंबर आएंगे। जिसने पढ़ा होगा उसको बैक रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लक्ष्य बड़े रखने हैं और मेरा टारगेट वही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या थी मेरी पूरी, ये डिस्क्रिप्शन था फिजिक्स के लिए। तो टफ नहीं पड़ेगी ना, आसान पड़ेगी, है ना। लेकिन हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में जो है, देखो अब 3 चीजें आती हैं। फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूं और बार बार नहीं बताऊंगा, हो सकता कभी और भी बता दूं, है ना। भाई फिजिक्स में सबसे पहले तो फॉर्मूले, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ये बेसिकली जो है ये 4 चीजें फिजिक्स में आएंगे। और मैं आज बता रहा हूं आपको, क्लास में कभी कभी बताऊंगा ये करो वो करो। देखिए डेरिवेशन तो 11th क्लास में बहुत कम है। जैसे बोला ना, पेंडुलम घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड भी होता है, आता है कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, और आंसर हो जाता है t = 2 पाई √L/g। ये होता कैसे आया कोई दिक्कत नहीं। जैसे v = u+at, इनको डेरिवेशन बोलते हैं। थ्योरी में क्या आ गया, जैसे सर व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज इंपल्स, एक्सप्लेन न्यूटन्स ऑल लॉज, है ना। ये चीजें आएंगी इसमें। तो इनमें तो हमारा मैं कोई टास्क नहीं दे रहा हूं आपको, ये चलता रहेगा और ये थ्योरी आप पढ़ते रहेंगे। चैप्टर आते जाएंगे, फॉर्मूले ज्यादा आते रहेंगे। क्या करना है, एक बुक बनाने, छोटी सी नोटबुक, छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूले बुक, है ना। बता रहा हूं पढ़ाई करने के तरीके। भाई फॉर्मूला बुक बनाओगे, लास्ट में पेपर के टाइम किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे ढूंढते ना, मैंने पढ़ा रहा हूं इतने साल से, है ना। फॉर्मूले बुक बनाना है और बार बार उन फॉर्मूले को रिवीजन करना है हर तीसरे चौथे दिन, और किसी को नहीं देना है फॉर्मूला बुक, है ना। दूसरा, क्योंकि आप लोगों के पेपर में डेरिवेशन भी आते हैं ना, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं स्कूलों में बहुत सारे डेरिवेशंस आए हैं, पूरे पेपर में डेरिवेशन ही भरा हुआ है। तो हम लोग क्यों ना एक डेरिवेशन की कॉपी अलग से बना लें घर पे, भले वो 10-20 रुपए वाली रफ कॉपी हो ना, उसमें सारे डेरिवेशन अगर मेरे एक ही साथ होंगे, अगर मेरे सारे डेरिवेशन एक ही साथ होंगे, अगर मुझे यार एक डेरिवेशन आ गया, सर ने बता दिया यार टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो उसको आप कहां कॉप में ढूंढते फिरोगे। हो सकता है उस दिन आप आए हो, ये एक डेरिवेशन इधर है, दूसरा डेरिवेशन उधर पेज में है, पता ही नहीं चलेगा कौन का है। जब उस डेरिवेशन को एक संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, एक वेल मैनर तरीके से मैंने एक जगह इकट्ठा करा होगा, तो मैं क्या करूंगा ना,
मान लो यार मेरा मूड क्या, आज डेरिवेशन रिवीजन करता हूँ, तो आप सुबह उठे, चाय पानी नाश्ता किया, भाई 2 घंटे में सारे डेरिवेशन खत्म है, तो डेरिवेशन की कॉपी आप जरूर बनाएंगे अलग से। दूसरा, आपको हैंडबुक होनी चाहिए, एक पॉकेट डायरी टाइप की होती है ना, मोटी सी, थोड़ा बड़ी बड़ी टाइप की, छोटी जिन्हें फैशन के लिए हो गया वो, तो थोड़ा बड़ी बड़ी सी बनाइए, और उसमें जो है फॉर्मूले आपके वहां पर फिट होने चाहिए। चाहे वो फिजिक्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, ठीक है। ये 2 चीजें आपको करना है। इसके लिए कोई आपको बुक स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आते जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, देखो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे किया जाता है। मान लो मैं कोई चैप्टर कर रहा हूं, है ना, मान लो मैंने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर कर दिया, और सबसे पहले आपको उसके सारे फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, तभी तो चैप्टर के न्यूमेरिकल लाऊंगा मैं। और वो फॉर्मूले कहां से रिवीजन होंगे, यहां से रिवीजन होंगे, बुक से। अगर ये बुक नहीं बनी है तो यार मैं तो कंफ्यूजन हो जाऊंगा, मुझे खुद पता नहीं होगा कितने फॉर्मूले हैं, और मुझे सारे फॉर्मूले याद भी नहीं होंगे। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर रिवीजन कर रहा हूं, तो भाई मैं इसकी बुक बनाऊंगा, तो मैं झट से यहां से फॉर्मूले रिवीजन कर लेता हूं। अगर मैं न्यूमेरिकल में आऊंगा तो मैं आसानी से उसको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर सकता हूं, है ना। और सबसे हार्ड टास्क पड़ेगा न्यूमेरिकल। जितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे ना, आपकी फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। जितने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आप करेंगे, फिजिक्स उतनी ही आपकी अच्छी होगी, और आप मतलब बहुत बढ़िया फिजिक्स हो जाएगी आपकी, है ना। जितना बढ़िया आप न्यूमेरिकल में कमांड होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी फिजिक्स अच्छी होने लगेगी, बस बात खत्म है। और आप लोग ऐसा मत करना कभी, मान लो मैंने आपको कोई एक बुक मंगा दी ना, आपने वहाँ से एक बार क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए, आप उसी बुक को पूरे साल भर लगाएंगे। जो भी मैं यहाँ से असाइनमेंट दूंगा, मैं यहाँ से बहुत असाइनमेंट दूंगा, एक चैप्टर के कम से कम 100 MCQ आपको मिलेंगे, मिनिमम 100 से 150 MCQ मैं आपको दूंगा, और मैं ऐसा करते हुए आया हूं। लेकिन आपको उसको फोल्ड करके कहीं नहीं रखना है, और एक ही बार सॉल्यूशन नहीं करना है, आप उसको 2, 3, 4 बार करेंगे, तभी तो उसमें कमांड होगी ना। उसको बोलते हैं मास्टरी हासिल होना किसी भी चीज के ऊपर। हमें 10th में कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से याद हुआ है, एक बार पढ़ के थोड़ी हुआ होगा, मैंने उसको 1000 बार रिवीजन किया होगा। ऐसे ही थ्योरी एप्लीकेशन आपने यहां पर भी करना है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में गया, ठीक है। तो एक बुक जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे भागना है, उन्हीं को हमने दोबारा सॉल्यूशन करने हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक ही बार में हो जाएंगे, अगली बार में एक ही बार में हो जाएंगे, अगली बार उसको नहीं करना है। जिसमें नहीं हुआ है उसको स्टार मार लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब रिवीजन करने के लिए आओ तो उन स्टार वालों को ही करो, और अगली बार तीसरी बार आओ तो स्टार क्या होगा ना, कमांड हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। रादर देन स्टडिंग अ 10 बुक, नहीं करना है उतनी बुक, नहीं पढ़नी हमको, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, मतलब मेरा नहीं था, ये चैप्टर में आसान होता है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए। बात सुनो बेटा, है ना। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो किताबों में सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, 1D मोशन है नहीं, क्यों सर, v = u + ad। आपने सुना होगा डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। अब भाई जब अगर दूसरे चैप्टर में वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है, वेक्टर है वेलोसिटी, तो फिर उसको आपने चौथे चैप्टर में दिया है, चौथे चैप्टर में वेक्टर पढ़ाऊंगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले मैं वेक्टर ही पढ़ाता हूं, वेक्टर पढ़ाएंगे तो आपको फिजिक्स का पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरे चैप्टर में ही आपका वेक्टर का रोल है, और दिया आपका चौथे चैप्टर में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यह आपका आज का इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से आप समझ में आया ना, पता चल गया। कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, जो मैंने बोल दिया वही सत्य है, और इसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी क्या पढ़ेंगे आप, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, है ना। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर टाइप के फिजिक्स के लिए। अब टेबल एबल तो आने चाहिए 20 तक, यार मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। जैसे 3, अब बताऊंगा मैं, 3 × 10⁹ × 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 7 × 10⁻⁻12। अब इसको हमने सॉल्यूशन करना है। सपोज भाई सबसे पहले पावर वालों को साइड करो,
तो ये हो जाएगा 12/7 इंटू फिर पावर वाला कितना हो गया 10⁻3। ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाए कितना हो गया 10⁻+ का 12 हो गया। बस ये 12/7 इंटू 10⁻15 हो गया। तो शार्प पे कैलकुलेशन होनी चाहिए और साफ कैलकुलेशन होनी चाहिए। यानी कि बच्चे पीछे कर रहे हैं 3 × 4/7, ऐसा नहीं। अप्रॉक्स डेटा चल जाएगा और तेज तेज दिमाग लगाना है आपको, है नहीं है। और फिजिक्स में जो खेल होता है ना, जैसे कोई सेंटीमीटर में दिया है यूनिट, हमको उसको ऐसा यूनिट में चेंज करना होता है। ऐसा यूनिट का समझते हो? ऐसा यूनिट समझते हो? ऐसा यूनिट जैसे लेंथ है, लेंथ में हमको मीटर में लेना है, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे एंगस्ट्रॉम में दिया हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे माइक्रो हो, हमने उसको मीटर में लेना है। मास को हमने केजी में ही लेना है, चाहे ग्राम में हो, चाहे कुछ भी हो। और टाइम तो हमारा सेकंड में होता है नहीं है। तो ये यूनिट, ऐसी चीजें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में सीखते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स चलेगी भाई इस तरीके से, बड़ी आसान है अगर आप समझ सके तो, है नहीं है। लेकिन बच्चों को समस्या आती है, उनको समस्या है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली ठान लेना है, जिस दिन कल से मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा, है ना, वेक्टर जिस दिन से पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल भी आते जाएंगे थोड़े थोड़े। भाई जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एक डिसाइड कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप एक दिन में 20 क्वेश्चन करिए, नहीं बोलूंगा मैं। आप एक दिन में शुरू के महीने में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करिए, लेकिन पर डे आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के लगाना है। इस फ्लो को कभी नहीं तोड़ना है। आपको लगे यार 10 ही तो है, कर लूंगा, आप एक हफ्ते बाद कर दीजिए 10 कंटिन्यू। आप जब नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, उस 10 के 15 क्वेश्चन करिए, 15 के। जब आप तीसरे महीने में जो आपकी पढ़ाई और बढ़ जाएगी, तो आपका पीछे का रिवीजन भी करना होगा। तो आप 4 क्वेश्चन वहां से लगाइए, 4 वहां से, आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करिए। जब आप आगे जाएंगे 22-23 करिए, 25 नहीं होने तो फिर आप 25 करिए, 25 ईच एंड पर डे। कोई नहीं रह पाएगा जिंदगी में, कोई नहीं, है ना। एक दिन तो सब कर लेते हैं। मैंने बच्चों को देखा है, आज मैंने चीजें बताई, आज कर दे 100 क्वेश्चन, अब 2 महीने तक सो रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलता है ना। रोज करिए, आप रोज 10 लगाओ, अगले महीने बार 15 लगाना। ये जो क्वांटिटी है ना, तब आपके ये मतलब बरकरार रहनी चाहिए पेपर तक। और मैं स्कूल के पेपर की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। हमें निकालना है कॉम्बिनेशन एग्जाम, और हम लोग हैं 11th क्लास में, है नहीं है। और ये तुम्हारी सीढ़ी जो है ना, पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, 9 से ही या पहले से ही, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। लेकिन हम यहां से बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम किले को फतेह करेंगे। समझ में आ गया, है ना। तो मैंने बता दी चीजें, सिस्टमेटिक तरीके से चलनी चाहिए। फॉर्मूले की कॉपी होने की, पॉकेट डायरी टाइप की बड़ी बड़ी, और उसका हर हफ्ते में रिवीजन होगा। अभी तो शुरू में तो आपको लगे एक ही पन्ना लिखा है, आप बर्डन तब फील करेंगे जब एक डायरी पूरी भर जाएगी। जब आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, सुबह आपका 10 मिनट का टाइम फ्री है, उसको रिवीजन करिए, आपके लिए फायदा होगा, है ना। ये पहले मंथ तो बहुत आसान टास्क है, 5 क्वेश्चन, कोर्स भी नहीं हो रहा होगा स्कूल में, आज आराम से मजा आएगा। 2-4 महीने बीत जाने दो, उसके बाद देखना मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन आपका करना चाहिए। लेकिन आपको अगर ये कंटिन्यू तरीके से बना ली ना, सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको फिर मजा ही आ जाएगा, फिर फ्लो बन जाता है अपना, है ना। तो फिजिक्स आएगी इंटरेस्टिंग।